नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। कमोडिटी मार्केट के प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस होगा ही, लेकिन खास तौर से फोकस करेंगे सबसे पहले शुगर पर। स्पेशली इस सीजन में ग्लोबल शुगर मार्केट के क्या हालात रह सकते हैं, इंडिया में किस तरीके की प्रोडक्शन रह सकती है और किस तरीके का इम्पैक्ट हम ओवरऑल प्राइसिंग पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स और ट्रेड फ्लोज में देख सकते हैं। इस पर करेंगे हम बातचीत। श्रीलंका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही ला नीना के इम्पैक्ट को समझेंगे और इसी पर बातचीत करने के लिए आगे शो में स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी जीपी शर्मा हमारे साथ बने रहेंगे और स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए मोदी ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वीपी नवनीत दमानी और एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शुगर मार्केट की। और अतुल जी, आप तो इस मार्केट को बखूबी समझते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं। जिस तरीके के एस्टिमेट्स दिखाई दे रहे हैं कि इस बार का जो शुगर सीजन रह सकता है ग्लोबल फ्रंट पे भी वो काफी वॉलेटाइल हो सकता है और इंडिया स्विंग फैक्टर का रोल प्ले कर सकता है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 7 मिलियन टन मेट्रिक टन सरप्लस अवेलेबिलिटी की बात की जा रही है। तो आपसे पहले तो जानना चाहेंगे किस तरीके का अपकमिंग सीजन आप देख रहे हैं, और अगर इतना सरप्लस रहता भी है तो ये किस तरीके से ग्लोबल प्राइसिंग या ट्रेड फ्लोज को इम्पैक्ट कर सकता है, कंसीडरिंग जिस तरीके की अवेलेबिलिटी या प्रोडक्शन ब्राजील या इंडोनेशिया में एक्सपेक्टेड है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 7 मिलियन टन का जो सरप्लस एस्टिमेट किया जा रहा है वो मैं समझता हूँ थोड़ा ज्यादा है इंडियन कंटेक्स्ट में। हम लोग आज से 1-1.5 महीने पहले तो क्रॉप जो देख रहे थे कि तकरीबन जो इस्मा ने भी एस्टिमेट किया था 34.9 मिलियन टन के आसपास सुक्रोज के लेवल पे। पिछले 1-1.5 महीने में थोड़ा बरसात पानी कुछ ज्यादा हुई है और इंद्रदेव ज्यादा मेहरबान हो गए थे। उसके चलते मैंने देखा है कि काफी एरिया में वाटर लॉगिंग भी हुई है। तो अभी ये देखना होगा फाइनली इसका क्या इम्पैक्ट होता है ओवरऑल क्रॉप नंबर पे। और अगर अपने इस्मा की जो फिगर है 34.9 मिलियन टन या 35 मिलियन टन का, उसके बेसिस पे भी अगर देखें तो केवल 5.5 मिलियन टन का सरप्लस है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो मैं समझता नहीं हूँ कि ये 7 मिलियन टन का सरप्लस कहीं है। जहां तक क्रॉप का सवाल है, ये जो पिछले दिनों में जरूरत से ज्यादा पानी गिरा है उससे हो सकता है कि शुगर की यील्ड्स में थोड़ा फर्क पड़े महाराष्ट्र में और कर्नाटका में। यूपी तो मैं समझता हूँ उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट ये देखने वाली चीज होगी कि क्या रहती है ओवरऑल क्रॉप नंबर। जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, मैं समझता हूं कि ये साल प्राइसेस बहुत ज्यादा प्रेशर में शायद हिंदुस्तान में ना रहें। उसका मेन कारण है कि शायद इस बार गवर्नमेंट जो एथेनॉल में डाइवर्जन है वो शायद पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा परमिट करे शुगर सेक्टर के लिए। तो अगर वैसा होता है तो जो कंपल्शन होता था शुगर सेक्टर को कि सीजन के टाइम में मटेरियल को, मतलब शुगर को ज्यादा बेचना और प्रेशराइज करके बेचना, वो शायद इस बार उतना ज्यादा ना हो। तो मैं समझता हूँ शुगर सेक्टर के लिए ये थोड़ा पॉजिटिव भी साइन है। क्रॉप नंबर डेफिनेटली लास्ट ईयर के मुकाबले तो ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। आने वाले 2 महीने बताएंगे क्या सीन रहता है। ओके, हालांकि इट्स टू अर्ली टू कमेंट अतुल जी, लेकिन क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? जो आपने कहा कि एथेनॉल की तरफ डाइवर्जन थोड़ा सा बढ़ सकता है, कितना आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं फिलहाल की स्थिति को देखते हुए? और दूसरा ये कई ऐसी कमोडिटी बॉडीज हैं, एक्सपोर्ट बॉडीज हैं जो होप कर रही हैं कि शायद थोड़ा बहुत कम क्वांटम के साथ ही सही लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट ओपन हो जाए। होप लग रही है आपको भी इस तरीके की कुछ? देखिए, जहां तक एथेनॉल डाइवर्जन का सवाल है, अभी कहना मुश्किल है कि कितना होगा, क्योंकि आज गवर्नमेंट को जो ओएमसीज की रिक्वायरमेंट है वो 10.5 बिलियन लीटर या 1050 करोड़ लीटर की रिक्वायरमेंट थी। उसके सामने उनको 1780 करोड़ लीटर का बिड्स आए हैं। जहां तक कि शुगर सेक्टर का सवाल है, शुगर सेक्टर ने 472 करोड़ लीटर का दिया है कि हमको आप इतना दीजिए। और जहां तक ग्रेन सेक्टर है उसने 1305 के आसपास का दिया है। तो अब ये कितना मिलता है शुगर सेक्टर को, कितना ग्रेन सेक्टर को, ये देखने वाली चीज है। तो हम लोगों का अंदाज है कि रफली 4.5 बिलियन टन
के आसपास अपने को मिल सकता है, विच मीन्स अबाउट 4.5 बिलियन लीटर्स का एलोकेशन शुगर सेक्टर को। तो देखते हैं क्या होता है, पर अभी कहना मुश्किल, अगले 3-4 दिनों में ये स्थिति क्लियर हो जाएगी। और जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल, आपका सेकंड क्वेश्चन था एक्सपोर्ट का, मेरा मानना ये है कि एक्सपोर्ट अभी जो है गवर्नमेंट अगले 2 महीने में तो कुछ डिसीजन नहीं लेने वाली है। वो देखेगी क्रॉप का सिनेरियो क्या रहता है, फिर इसके ऊपर जो भी डिसीजन होगा वो जाके मैं समझता हूँ जनवरी में लेंगे। पर जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, इंडस्ट्री जरूर चाहती है कि जो भी इस बार प्रोडक्शन में इजाफा हो तो कुछ ना कुछ अपने को एक्सपोर्ट की परमिशन मिले, जिससे कि एक नीचे यहाँ के प्राइजेस के ऊपर भी एक कैप लग जाता है कि ज्यादा नीचे जाएंगे तो एक्सपोर्ट में वायबिलिटी बन जाती। तो उस एंगल से भी इंडस्ट्री को चाहिए कि एक्सपोर्ट का क्लियरेंस रहे, और उससे गवर्नमेंट की, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को भी हिम्मत भी खुल जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन लास्ट ईयर के मुकाबले तो ज्यादा है ही है। लास्ट ईयर के मुकाबले तो 18-19% ज्यादा एंटिसिपेट कर रहे हैं, और शायद इसीलिए इंडस्ट्री बॉडीज होप भी कर रही हैं कि कम क्वांटम के साथ ही 1-1.5 या 2 मिलियन टन तक एक्सपोर्ट सरकार यहां पर ओपन कर दे। और आपने जैसे कहा, बिल्कुल इसी तरीके की रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि शायद सरकार अभी देखेगी अगले 3 महीने किस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है, फिर जनवरी फरवरी में शायद को डिसीजन लेते हुए दिखाई दे। अच्छा, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें अतुल जी, तो प्राइसिंग को लेकर और सप्लाई को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? कंसीडरिंग जो साल बीता हमने काफी उथल पुथल देखी, लेकिन ब्राजील में जिस तरह की क्रॉप एंटिसिपेटेड है, जिस तरह के आंकड़े इंडोनेशिया से दिखाई दे रहे हैं, मान के चले ग्लोबल मार्केट में भाव तो कहीं नहीं जा रहे हैं, स्टेबल रहेंगे या थोड़ा नीचे भी आ सकते हैं, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, ग्लोबल मार्केट में भाव ऑलरेडी नीचे तो काफी आ ही चुके हैं। आज 16 सेंट के आसपास पे रॉ शुगर का लेवल हो गया न्यूयॉर्क का। तो मैं समझता हूँ इसमें नीचे जाने की गुंजाइश रिलेटिवली कम होगी, पर डेफिनेटली अंडर प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि गन्ने का जहां तक का रकबा है वो सब जगह बढ़ा है, और ब्राजील में भी क्रॉप ठीक ठाक है, चाइना में भी थोड़ी 11 मिलियन टन का एक्सपेक्टेशन है, यूरोपियन यूनियन में भी ऑलमोस्ट 16 मिलियन टन के आसपास है, थाईलैंड के अंदर भी जो रिपोर्टें आ रही हैं 10.5 से 11 मिलियन टन का। तो ओवरऑल क्रॉप नंबर्स इंटरनेशनली भी थोड़े सरप्लस है। बट हैविंग सेड दैट, फैक्ट यही रहेगा कि हिंदुस्तान विल बी द मेजर स्विंग फैक्टर, क्योंकि दुनिया का जो भी सरप्लस शुगर होगी ना, वो हिंदुस्तान में ही दिखाई देगी। इवन अगर हम लोग समझते हैं लास्ट के मुकाबले 5.5 मिलियन टन का सरप्लस होता है, तो भी जो सरप्लस शुगर है वो हिंदुस्तान में ही दिखेगी। तो हिंदुस्तान क्या करता है, हिंदुस्तान क्या डिसीजन लेता है, ये काफी कुछ दारोमदार रहेगा इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट्स का। अच्छा अतुल जी, एक फाइनल कमेंट, डोमेस्टिक मार्केट्स पर ही आपने भाव को लेकर तो राय दी, लेकिन मांग कैसी देख रहे हैं यहाँ से आगे जाते हुए? सप्लाई तो एम्पल रहेगी ही, प्राइसेस किस रेंज में रह सकते हैं, क्या एंटिसिपेशन है? देखिए, करंटली जो प्राइस रेंज चल रही है, जैसे यूपी में समझिए 40-41 रुपए किलो का लेवल है, या महाराष्ट्र कर्नाटका में 38 to 38.5 ये लेवल है। मैं समझता हूँ इसमें डेफिनेटली जब बाजार खुलेगा, जब नया क्रशिंग सीजन चालू होगा दिवाली के बाद, तो थोड़ा प्रेशर तो आएगा। बट चूंकि ये पीरियड में एथेनॉल में भी डाइवर्जन होगा, तो मेरा मानना ये है कि बहुत ज्यादा बाजार दबेंगे नहीं। और इस बार अगर आप देखिए ना फिगर्स को, तो कैरी इन जो है वो, वैसे तो समझते हैं हम लोग कि 1 अक्टूबर को 5 मिलियन टन के आसपास का कैरी इन है, पर चूंकि क्रशिंग ऑपरेशन इफेक्टिवली चालू होगा फर्स्ट वीक नवंबर में, तो इस महीने का भी कंजम्पशन अगर हम लोग घटा दें 2.5-3 मिलियन टन का, तो मैं समझता हूँ वी विल स्टार्ट द मंथ नवंबर रियल क्रशिंग सीजन विद अ लो नंबर। और जहां तक इंडियन कंजम्पशन स्टोरी का सवाल है, दैट इज वेरी मच इंटैक्ट। और गवर्नमेंट ने इतने सारे जो अभी जीएसटी में रिलीफ वगैरह दिए हैं, तो इससे मैं समझता हूँ कंजम्पशन में थोड़ा सा सुधार तो होना चाहिए। वी आर पेंसिलिंग इन अ नंबर ऑफ अबाउट 28.5 मिलियन टन के आसपास का डोमेस्टिक कंजम्पशन को हम लोग समझते हैं इस साल का रहेगा। और प्राइस वैसे मतलब बहुत ज्यादा नीचे गिरने की गुंजाइश थोड़ी कम है, ₹1-1.5 गिर जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा करंट लेवल से। ओके,
चलिए, शुक्रिया अतुल जी इस कवर पर बातचीत करने के लिए और हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए, ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल फ्रंट पर भी। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। नवनीत दमानी, भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए, लेकिन जीपी शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है ऑस्ट्रेलियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि ला नीना, जिसकी वजह से हम रेन या फिर फ्लड जैसी सिचुएशन देखते हैं, वो पर्टिकुलरली इंडिया में एमर्ज हो सकता है ब्रीफ पीरियड के लिए इन फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर दिस ईयर या फिर बाय एंड ऑफ फरवरी 2026। कितनी लाइकलीहुड है, कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं इस तरीके की सिचुएशन को, उस पर करते हैं बातचीत। शर्मा जी नमस्कार। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितना सरोकार रखते हैं इस रिपोर्ट से, और अगर इस तरीके की सिचुएशन आती भी है तो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं इमर्जेंस या फिर ड्यूरेशन ला नीना जैसे इवेंट्स की? धन्यवाद। देखिए, लगातार स्काईबेट में तो हम लगातार इसको एल नीनो, ला नीना, ये वाली एपिसोड, न्यूट्रल लगातार इसको फॉलो करते हैं और अपने वेबसाइट पे इसका अपडेट देते भी रहते हैं। अब आपने पूछा ला नीना का कौन से फैक्टर, बेसिकली देखिए ला नीना, एल नीनो, ये दोनों फिनोमिना जो हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में तापमान जो घटते बढ़ते हैं उसके कारण ही ये जो ला नीना या अल नीनो की स्थिति बनती है। जब तापमान सामान्य से कम चले जाते हैं तो कूल हो जाता है, मतलब वो ला नीना की स्थिति बनती है, और जब ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, गर्म हो जाता है ओशन इक्वेटोरियल पैसिफिक, तो वो अल नीनो होता है। तो पर इसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है कि ला नीना के लिए भी, अल नीनो के लिए भी। नाउ अभी आपने ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो का मेंशन किया। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो के मापदंड अलग हैं और जो एनसेप जो अमेरिकन है, नासा है, उनके मापदंड अलग हैं। उनका थ्रेशोल्ड जो है नासा का, अमेरिकन यूएस जो रिसर्च सेंटर है उनका है 0.5 डिग्री, और जो ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो है इसका है 0.8 डिग्री। कहने का मतलब है अगर ला नीना है तो एनसेप के मुताबिक जो तापमान -0.5 या उससे ज्यादा कम जो एनोमलीज हैं तापमान की, वो हो जाएंगी तो ला नीना। वेरएज ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो वो लगातार जब तक वो -0.8 तक नहीं पहुंचेगा वो उनका थ्रेशोल्ड है। कहने का मतलब ये है कि अगर वीक ला नीना होता है थोड़े समय के लिए तो ऑस्ट्रेलियन मापदंड के हिसाब से वो तो और भी छोटा होगा और उसका आना थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान गिरते हुए दिखाई नहीं दे रहे इस वक्त। जो एनसेप है उसके मुताबिक तो जो थ्रेशोल्ड है -0.5 डिग्री का, पिछले आप 4 सप्ताह की बात करें तो लगभग 3 सप्ताह में बकायदा -0.5 डिग्री तापमान आया है। कहने का मतलब है थ्रेशोल्ड वैल्यू पहुंच रही है, जिसके चलते हमें ला नीना की संभावना जरूर बनी रहेगी। हालांकि ऑस्ट्रेलियन मापदंड पे जाना होगा तो वो तो दिसंबर आ जाएगा। अच्छा, बहुत संक्षेप में शर्मा जी मैं एक चीज और आपसे जानना चाहती हूँ, समय की कमी है, माफी चाहूंगी आपसे। ये बताइए अर्ली विंटर्स और हार्श विंटर्स की कितनी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ इंडिकेशंस तो हमने स्पेशली दिल्ली जैसे रीजन्स में ऑलरेडी पिछले 2-3 दिनों में देखे हैं। हाँ, देखिए जो अभी तापमान में बदलाव आया है दिल्ली में, वो तो जो अभी बिन मौसम की बरसात ही मैं कहूंगा इसको, क्योंकि मानसून विड्रॉवल के बाद एक बहुत अच्छे 2-3 दिन वर्षा हुई है, हैवी रेन्स हुई है, पहाड़ों में बर्फबारी थोड़ी जल्दी हो गई है, उसके कारण तापमान गिरावट जरूर आई है। 20 डिग्री से कम मिनिमम तापमान पहुंच गया दिल्ली का। तो ला नीना के चलते जो सर्दी का मौसम है वो माना जाता है कि थोड़ा हार्शर देन एवरेज, हार्श विंटर्स जरूर, लेकिन लगातार लंबे समय के लिए नहीं। हाँ, पिछले साल भी ला नीना था, अगर आपको याद हो तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी पिछले साल भी ला नीना की स्थिति रही थी, उसी तरह की स्थिति। और हम लेके चलेंगे कि जो सामान्य तापमान से कम ही रहेंगे विंटर में, विशेषकर दिसंबर के अंत से लेके जनवरी के महीने, ये जो 40 दिन का पीरियड होता है जिसको हम कश्मीर में चिले कला भी कहते हैं, उसमें जरूर सर्दी सामान्य से ज्यादा रहेगी। जी ओके, चलिए शुक्रिया शर्मा जी क्विकली अपने व्यूज देने के लिए और समझाने के लिए क्या स्थिति पैदा हो सकती है ला नीना के इमर्जेंस की वजह से। थैंक यू सो मच। लेकिन अब फटाफट से बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। नवनीत और भूपेश हमारे साथ बने हुए हैं। नवनीत नमस्कार, पहले तो आप बताइए कौन से ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? लास्ट 3-4 दिनों में मैंने देखा है कि
क्रूड के प्राइसेस में एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है और थोड़ा सा रिबाउंड की आशंका लग रही है। करीब करीब $60 से रिबाउंड होकर वापस $61.5-62 के आसपास आ गया है। मुझे लगता है कि क्रूड के प्राइस में थोड़ा इंक्रीमेंटल गेन और देखने मिल सकता है और 5,700 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो 5,550 के आसपास बाय करिए, 4970 आपका स्टॉप लगेगा एंड करीब करीब 150 पॉइंट का अपसाइड देखने मिल सकता है। साथ ही साथ सिल्वर के अंदर हम एक तूफानी तेजी देख रहे हैं लास्ट कुछ दिनों में और मुझे लग रहा है कि ये तेजी जो है करीब 1.5 लाख रुपए का स्तर छूने के बाद एक थोड़ा सा पॉज या विश्राम लेते हुए नजर आ सकती है अगले 1-2 दिनों में। मैं यहाँ पर एक बोल्ड कॉल सेल का लेना चाहूंगा। 1,50,250 का आप स्टॉप लगाइए, नीचे में करीब करीब 2 से 2,500 पॉइंट की हमको सेलिंग देखने मिल सकती है सिल्वर। ओके, भूपेश आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? जी नमस्कार दीपाली जी, अगर बात करें आज की रिकमेंडेशंस के लिए तो मुझे लगता है कि सिल्वर के बाजार में जो ट्रेंड और मोमेंटम पॉजिटिव चल रहा है और गोल्ड में भी वो लगातार इंटैक्ट रहना चाहिए। 146,500 से लेकर 145,500 के बीच में कहीं भी सिल्वर वायदा मिलता है तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस इसमें 144 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो 150,500 और 152,500 के संभावित रहेंगे। वहीं अगर बात करें दूसरे ट्रेड की तो मुझे क्रूड ऑयल में खरीदारी की सलाह समझ आती है। 5550 के आसपास खरीदारी करें, 5480 का स्टॉप लॉस लगाएं, 5610 और 5750 के लक्ष्य इसमें भी संभावित हो सकते हैं। ओके, अच्छा नवनीत, तूफानी तेजी सिल्वर में ही नहीं, इनफैक्ट अब तो बेस मेटल्स में भी दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो। जिंक और एल्यूमिनियम पर स्पेशली क्या कन्विक्शन है आपका? सर मुझे लगता है कि पूरी मेटल कॉम्प्लेक्स में तेजी की शुरुआत है और अभी हम सिर्फ 5 से 7% के इंक्रीमेंटल गेन देखे हैं लास्ट कुछ हफ्तों में। मुझे लगता है ये तो जस्ट शुरुआत है और कॉपर और जिनको गोल्ड और सिल्वर का प्राइसेस का रैली मिस हो गया है उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे बेस मेटल एज अ पैक कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम पर्टिकुलरली एक मोमेंटम प्रोवाइड कर सकता है। कॉपर में हमें इन स्टॉक्स का बहुत ही हलचल देखने मिल रही है कॉमेक्स के बीच में, एलएमई के और शंघाई के बीच में, जिसकी वजह से शैलो कॉपर स्टॉक्स की वजह से और लो इन्वेंट्री की वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ प्रोडक्शन कट भी लास्ट कुछ हफ्तों में माइंस में अनाउंस हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ से 10% यानी 11,750 जो कि प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है उसके ऊपर कॉपर जा सकता है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्लियर है। साथ ही साथ जिंक में भी देखें तो 40,000 टन के आसपास की सिर्फ इन्वेंट्री बची है एलएमई वेयरहाउस पे, जो कि बहुत ही शैलो है। कैश टू 3 मंथ स्प्रेड इन्वर्टेड है और डिमांड अभी भी काफी रीजनेबली स्ट्रॉन्ग है चाइना, जापान एंड यूरोपियन नेशन की तरफ से। तो कुल मिला के इन दोनों कमोडिटी में मनी फ्लो एज वेल एज फंडामेंटल फैक्टर दोनों ही पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं और यहाँ पे 15 से 20% के अपसाइड आके आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको देखने मिले बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी। ओके, चलिए, तो ये बात हुई बेस मेटल्स की। शुक्रिया नवनीत आपका ट्रेड्स बताने के लिए। भूपेश आपका भी शुक्रिया क्विक स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।